नमस्कार, जय हिंद। डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में 5 से 6 जून 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी हम यहाँ पर आपको विस्तृत तौर पर देने वाले हैं। पूरे वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और आपको बता दूं कि ये सीरीज बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो डेली बेसिस पर एक समय को निर्धारित करते हुए इस श्रृंखला को जरूर फॉलो कीजिएगा। निश्चित तौर पर यह आपके बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी बहुत हेल्प करेगी। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था, वो प्रश्न देख लेते हैं। तो ये प्रश्न था कि केंद्र सरकार द्वारा हालिया जारी ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपनी सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात जीएसडीपी का कितना प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्च किया है या फिर कितना प्रतिशत उच्च शिक्षा के विकास पर खर्च किया है। इस प्रश्न को लेकर विस्तृत जानकारी आपको दी गई थी। हालांकि यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर बी, यानी कि 2.17%। और बड़े राज्यों में बिहार शीर्ष में रहा है, मतलब उच्च शिक्षा पर खर्च करने के मामले में। तो ये जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे, डेली बेसिस पर क्लासेस को फॉलो करेंगे तभी एक चीजें दूसरे से कनेक्ट होकर आपको याद रखने में मदद करेगी। तो एक समय निर्धारित कीजिए और उस समय इस सीरीज के वीडियोज को फॉलो कीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि 18वें लोकसभा चुनाव के तहत बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से विभिन्न दलों को मिली सीटों के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है। सबसे पहला पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर यह भी है कि चुनाव को लेकर खास करके जो इसके परिणाम आए हैं, आप लोगों में से अधिकतर को ये चीजें मालूम हो चुकी है, लेकिन एग्जाम पर्पज से जो चीजें इंपॉर्टेंट साबित हो जाती है तो यहाँ पर हमने वही चीजों को आपके समक्ष रखा है। हो सकता है इनमें बहुत सारी चीजें आप जानते होंगे, लेकिन पुनः से इसे देख लीजिए। अगर आप जान रहे हैं तो रिवीजन आपका हो जाएगा। देखिए, जो विकल्प दिए गए हैं, विकल्पों के आधार पर जो इसका करेक्ट आंसर है, हमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा मिलान सही है। देखिए, सत्य कथन की या फिर सत्य मिलान की बात करें तो जो यहाँ पर लिखा गया है लोजपा, जो कि पंग सीट पर जीत दर्ज किया, ये सही है। लोजपा और जो ब्रैकेट में रा लिखा गया, लोजपा अर्थात लोक जनशक्ति पार्टी, और रा जो लिखा गया ये रामविलास। दरअसल इसके पीछे भी रीजन था, जनशक्ति पार्टी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के जो संस्थापक थे रामविलास पासवान के निधन के बाद इसमें कुछ बातें हो रही थी चाचा और भतीजा में। आप सभी को मालूम है पशुपति पारस और उनके भतीजे यानी कि रामविलास पासवान के बेटे के बीच, जो कि चिराग पासवान की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इसकी चर्चा भी यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे, ऑलरेडी हमने कई बार आपको बतला दिया है जब ये पार्टी का विभाजन हुआ और दोनों पार्टी का क्या क्या चुनाव चिन्ह दिया गया है, वो बातें हमने ऑलरेडी आपको बतलाया है। फिलहाल यहाँ पर जो अन्य 3 विकल्प हैं, विकल्प नंबर ए, बी और सी में ये जो आपको मिलान यहाँ पर दिया गया है विकल्पों में, ये बिल्कुल यहाँ पर असत्य है। अब यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन को लेकर जानकारी देता हूँ। फिलहाल यहाँ पर विकल्प नंबर डी इसका सत्य है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक 7 चरणों में आयोजित 18वें लोकसभा चुनाव में बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि बात यहाँ पर हो रही एनडीए की, तो एनडीए को 30 सीटों पर यानी कि एनडीए 30 सीटों पर जीत प्राप्त हुई। तो ये यहाँ पर ध्यान रखिए, एनडीए को 30 सीटों पर जीत प्राप्त हुआ या फिर जीत हासिल हुआ। और वहीं पर महागठबंधन यानी कि जो इंडिया अलायंस है, इसकी बात करें तो 9 सीटों पर बिहार में जीत मिली है इंडिया अलायंस को। लेकिन वहीं पर ये तो 30 और 9 39 हो गया, जबकि हम बात कर रहे हैं 40 सीटों की। तो एक अन्य सीट की बात करें जो पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ से निर्दलीय पप्पू यादव को जीत मिली है, जो कि इनकी पार्टी का नाम है जन अधिकार पार्टी। ये चीजें यहाँ पर खास करके जो सीटों का बंटवारा है, जो विजेता रहे, वो चीजें यहाँ पर हमने आपके समक्ष रख दिया। ठीक है, लेकिन इसी चीज को आप यहाँ पर विस्तार से देख सकते हैं। देखिए, विस्तृत जानकारी में सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की यानी कि एनडीए की। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात ये समझना है कि बिहार में अगर हम एनडीए की बात करें यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बात करें, तो इसमें जो अन्य जो राजनीतिक दल शामिल है, इनमें आपको एक तो भाजपा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त जदयू, लोजपा यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, और साथ साथ हम यानी कि ये जो से लिखा गया ये सेकुलर, ठीक है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ये खास करके जीतन राम मांझी इसके मतलब कर सकते हैं अध्यक्ष है। फिलहाल यहाँ पर इसको लेकर चीजों का आप ये ध्यान रखिए, भाजपा बिहार में 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और जिसमें कि 12 सीटों पर उन्हें जीत दर्ज हुआ। जदयू 16 सीटों पर लड़े और 12 सीटों पर जीत दर्ज मिली या फिर जीत हुई।
वहीं पर बात करें हम यहाँ पर लोजपा रामविलास की, तो 5 सीटों पर लड़े और पांचों सीटों पर विजय प्राप्त की। और जबकि वहीं पे हम बात करें तो हम पार्टी से मतलब एक सीट पर चुनाव लड़ा गया था और वो विजेता रहा। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, दो चीजें निकल कर सामने आती है। एक तो ये आपको जो हमने विस्तृत जानकारी दिया, ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। लेकिन आपके आगामी एग्जाम में बिहार को लेकर खास करके लोजपा और ये दोनों को लेकर एक प्रश्न अराइज हो सकता है जो मेरे दिमाग में चल रहा है। यहाँ पर मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो जीत का प्रतिशत रहा वो 100% रहा, यानी कि 5 सीट पर लड़े, पांचों पर विजय प्राप्त हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ आप यहाँ पर ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि हम पार्टी भी एक सीट पर लड़ी थी और विजय प्राप्त हुई है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाती है। लेकिन वह दूसरी ओर अगर हम बात करें महागठबंधन इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजद इसमें जो मतलब खास करके इस गठबंधन में शामिल है, ये राजद, कांग्रेस, भाकपा माले और अच्छा ये निर्दलीय, ये अलग है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये इसमें शामिल नहीं है, ये अलग है। तो इसमें जो अगर हम बात करें इंडिया अलायंस की, तो इसमें राजद 23 सीटों पर चुनाव लड़ी और इसमें 4 ही सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। वहीं पर कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ा, 3 सीटों पर जीत दर्ज हुआ। भाकपा माले 3 सीटों पर लड़ा और 2 सीटों पर जीत दर्ज हुआ। ओवरऑल यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, जो अभी हम आपको ऊपर जानकारी दे रहे थे, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को 30 सीट मिला। आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, 12 12 24, 5 29 और 1 30, अर्थात यहाँ पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 30 सीट मिला 40 में से। वहीं पर अगर हम बात करें इंडिया अलायंस की, तो 4 3 7 2 9 सीट मिला और एक जो है निर्दलीय, जो कि पप्पू यादव चुने गए, मतलब पप्पू यादव विजेता रहे। इसकी पार्टी का या फिर इनकी पार्टी का नाम है जन अधिकार पार्टी, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक अहम जानकारी मैं आपको यहाँ पर ये भी दे दूं कि 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर 7 चरणों में चुनाव आयोजित हुआ है, जो कि पहला चरण 19 अप्रैल को आयोजित हुआ और अंतिम चरण 1 जून को, और चुनाव परिणाम आया 4 जून 2024 को। ये 3 राज्यों में 7 चरण का चुनाव आयोजित हुआ। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश और उसके बाद आता है नाम बिहार और पश्चिम बंगाल, ये तीनों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीटों की संख्या है ये है 80, ये ध्यान रखिएगा। बिहार में कितनी है, तो 40। आपको कमेंट करके बताना है कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है। देखते हैं कितने लोगों को मालूम है, आप लोग बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम आगे चलेंगे बिहार के संदर्भ में। यहाँ पर 7 चरणों को लेकर जानकारी आपके समक्ष रखा गया है, जो खास करके 40 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव हुए हैं, उन सीटों के बारे में जानकारी है, किस चरण में यहाँ पर चुनाव आयोजित हुआ और किस तिथि को आयोजित हुआ, ये यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हालिया घोषणा के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए बिहार की सभी पंचायतों में किसका निर्माण किया जाएगा। तो ये निर्माण की बात हो रही है खास करके, तो विकल्प जो आपको दिख रहा है इसमें ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा मुक्ति धाम। अच्छा, ये चीजें पहले से भी संचालित हो रही हैं, लेकिन अब पूरे बिहार में इसको लेकर मतलब कह सकते हैं निर्माण को लेकर घोषणा की गई है। अब यहाँ पर संबंधित तथ्यों को देखिएगा कि बिहार के सभी पंचायतों में मुक्ति धाम का निर्माण कराया जाना है, ताकि लोगों को अत्यधिक परेशानी न झेलनी पड़े और प्रदूषण कम हो तथा स्वच्छता भी बने रहे। खास करके जो पारंपरिक मतलब कह सकते हैं चलती आ रही परंपरा प्राचीन समय से कि लकड़ी से शवों को जलाया जाता है, इससे प्रदूषण बहुत होता है। और इतना ही नहीं, जहां पर शवों को जलाया जाता है, चाहे नदी के किनारे या फिर कई और जगहों पर खास करके, तो वहां पर प्रदूषण भी बढ़ता है। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए पूरे बिहार में इसे लागू करने की घोषणा की गई। पूरे बिहार में यह मुक्ति धाम का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए सरकार मुक्ति धाम योजना चलाकर आधुनिक शमशान घाट का निर्माण कराएगी, जिससे शवों का अंतिम संस्कार करने से वायु प्रदूषण के साथ साथ जल प्रदूषण भी नहीं होगा। तो ये घोषणा अभी हुई है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हालांकि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत इसके निर्माण कराने को लेकर स्वीकृति सरकार ने प्रदान की थी। ये बातें बहुत पहले से ही संचालित हो रहे थे, लेकिन अब इसमें जो बदलाव किया गया है कि पंचायती राज विभाग ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है। अब 9 लाख रुपए की लागत से प्रत्येक पंचायत में एक एक मुक्ति धाम की स्थापना होगी। ये बातें फिलहाल जो निकल कर सामने आ रही है वही हम आपको यहाँ पर बतला रहे हैं। फिलहाल इस प्रश्न से संबंधित इतनी सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न ये भी देखिए लोकसभा चुनाव से ही संबंधित है। देखिए लोकसभा चुनाव की बात अभी चल रही है, खबरों में, मीडिया में है, तो इस तरह की चीजें एग्जाम में मतलब यहाँ से संभवतः एक प्रश्न मान के चलिए एग्जाम में पूछे जाएंगे। हालांकि मैं आपको इस सीरीज में रेगुलर बेसिस पे कई सारे प्रश्न खास करके चुनाव को लेकर आपको बतलाया है। तो वो चीज़ें हालांकि एक ही वीडियो में नहीं है, अलग अलग वीडियो में हमने आपको बतलाया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि एक सेपरेट वीडियो आए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें जरूर बताइएगा। चलिए अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि चुनाव आयोग के अनुसार 18वें लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ भारतीयों ने वोट देकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये 64 लाख नहीं बल्कि सॉरी 64 करोड़ से अधिक वोटरों ने मतदान करके यानी कि वोट देकर लोगों ने ये रिकॉर्ड बनाया है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त ये कौन है, ये राजीव कुमार है। तो राजीव कुमार के अनुसार लोकसभा चुनाव में 642 मिलियन तकरीबन 64 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने भाग लेने का एक साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। मतलब इतने वोटरों ने मतदान किया है, जो आधिकारिक डेटा कहती है, खास करके जो चुनाव आयोग की तरफ से निकलकर सामने आती है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि राजीव कुमार जो कि चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इन्होंने यहाँ पर कुछ बातें और भी कही है कि यह सभी G20 देशों के मतदाताओं का 1.5 गुना है, यानी कि 1.5 गुना है। और वहीं पर यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के मतदाताओं का लगभग 2.5 गुना है। ये यहाँ पर दोनों बातें कही गई है। देखिए यहाँ पर कुछ बातें और भी निकलकर सामने आती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ये सारी बातें कर रहे थे। रिसेंटली ये बातें हम आपको बतला रहे हैं, तो ये चीजें ध्यान आप लोग रखिएगा। देखिए अगला पॉइंट है कि जम्मू कश्मीर में मतदान प्रतिशत पिछले 4 दशक में सबसे अधिक रहा, यानी कि पिछले 40 सालों के इतिहास में ये मतदान प्रतिशत सबसे अधिक रहा। साथ ही साथ इस बार रिकॉर्ड 31 करोड़ से अधिक महिलाओं ने मतदान किया है, ये भी ध्यान रखेंगे। एक अहम जानकारी यहाँ पर यह है कि 1952 के बाद जो 7 चरणों में यह चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक आयोजित हुआ, ये 44 दिनों का सबसे लंबा चुनाव रहा था। 1952 में जो चुनाव हुआ था तकरीबन 4 महीने ये चली थी, लेकिन उसके बाद से अब तक जो चुनाव आयोजित हुआ है इसमें ये 2024 वाला लोकसभा चुनाव सबसे लंबे दिन तक चला है। सामान्यतः 30 दिनों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाती थी, लेकिन इस बार इसमें 44 दिन का समय लगा है। ये जरूर आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अच्छा यहाँ पर जो मतदान की हम लोग बात कर रहे हैं, जो आंकड़े आपको हम बतला रहे हैं, एक बात आप ये भी ध्यान रखिएगा, पिछले साल की यानी कि पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में बिहार में जो मतदान प्रतिशत है वो गिर गया है। ठीक है, बढ़ा नहीं है, ना ही उस अनुपात में है, बल्कि वो एकदम से गिरा है। अब यहाँ पे देखिए चुनाव परिणाम की बात करें ओवरऑल, तो यहाँ पर जो विभिन्न राजनीतिक दल है उसको लेकर जानकारी लिखा गया है। भाजपा को देखिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अनुसार भाजपा को 240, कांग्रेस को 99, सपा को 37, टीएमसी को 29। ये चीजें यहाँ पर और भी आगे लिखी गई, आप लोग पढ़ सकते हैं। ये तमाम चीजें एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीसरे प्रश्न को लेकर इतनी सारी जानकारी मिलती है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर हम अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पर हमारा अगला चौथा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना रहने का अनुमान है। जो नवीनतम रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के आधार पर अगर हम बात करें 2024 में वैश्विक बेरोजगारी की, तो जो आकलन हुआ है, आकलन के आधार पर 4.9% रहेगा ये। अब इनसे संबंधित बातें जो इस रिपोर्ट में कही गई है, जैसे कि इसमें पहला पॉइंट है जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक हालिया रिपोर्ट जो जारी हुई, इसके अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर 4.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो ये आंकड़े यहाँ से जरूर ध्यान रखिएगा। हालांकि इसके अतिरिक्त कई चीजें और भी है इस रिपोर्ट में, जैसे कि पिछले साल 2023 की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो बेरोजगारी दर 5% से बढ़ाकर 5.2% होने का आकलन किया गया था। तो पिछले साल के आंकड़ों को भी यहाँ पर ध्यान आपको रखना है। देखिए अब 2024 की रिपोर्ट में और भी कई सारी बातें कही गई है, जैसे कि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि श्रम बाजारों में असमानताएं बनी हुई है तथा कम आय वाले देशों में महिलाएं विशेष रूप से प्रभावित है। बात यहाँ पर हो रही है बेरोजगारी की, यानी कि बेरोजगारी से प्रभावित है
खास करके वैसे देशों में जहां पर आय का जो स्रोत है या फिर जो आय है वो एकदम सीमित है, वो कम है। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि विश्व में 183 मिलियन लोग बेरोजगार हैं। वैश्विक बेरोजगारी की बात करें, अगर आपसे प्रश्न पूछे, आईएलओ की जो रिपोर्ट है इसके आधार पर पूरे विश्व में 183 मिलियन लोग वर्तमान में बेरोजगार हैं। और साथ साथ इसमें यह भी जिक्र किया गया, अर्थात वे सक्रिय रूप से काम की तलाश में हैं। अगर उन्हें काम मिलती है तो वो तुरंत काम को ज्वाइन करेंगे। इस प्रकार से चीजें रिपोर्ट में लिखी हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं पर अगली पॉइंट पे हम बात करें तो 2024 को लेकर जो रिपोर्ट जारी हुआ, इसमें कामकाजी उम्र की 45.6% महिलाएं और 69.2 यानी कि 69.2% पुरुष कार्यरत है। ये यहाँ पर ध्यान रखिए। इसके अतिरिक्त जो रिमेनिंग है वो सभी खास करके बेरोजगार हैं, बेरोजगारी के शिकार हैं। इतनी बातें ध्यान रखिए। वर्तमान में एक रिपोर्ट की बात करें, मतलब रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है भारत के राज्यों को लेकर, हालांकि हमने इस सीरीज में जानकारी भी दिया था, जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी है वो इस समय अगर हम बात करें भारतीय राज्यों की तो वो हरियाणा में है। ये जरूर यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगला पांचवा प्रश्न है कि चांगे 6 किस देश का मून मिशन है जो हाल ही में चंद्रमा की अंधेरी, रहस्यमय व सुदूर हिस्सों से सैंपल एकत्र करने के उद्देश्य से चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है। जो खास करके चांगे 6 मिशन की बात करें तो मई महीने में जब ये लॉन्च हुआ था तब भी हम आपको इसकी जानकारी दिए थे। दरअसल ऐसा उद्देश्य, मतलब जो सैंपल एकत्र करने का जो उद्देश्य है, खास करके वैसे जगहों पर, यानी चंद्रमा के वैसे जगहों से जो खास करके रहस्यमयी जगह है, जो अंधेरा जगह है, खास करके वैसे जगह से सैंपल एकत्र करके उस पर रिसर्च किया जाएगा। तो ये जो संबंधित है चांगे 6 मिशन, ये चाइना से संबंधित है। अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से कई सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो यही ध्यान रखें कब इसे लॉन्च किया गया था। ये जानकारी हालांकि आपको दिया गया है पहले ही। देखिए चांगे 6 जो है ये चाइना का मून मिशन है, जो कि 3 मई 2024 को चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि CNSA द्वारा लॉन्च किया गया था। ये तिथि आपको ध्यान रखना, 3 मई 2024 को। चलिए यहाँ से एक चीज मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि चंद्रयान 3 मिशन, अगर हम इसरो के चंद्रयान 3 की बात करें तो कब लॉन्च हुआ था, आपको ध्यान होगा 14 जुलाई 2023। ये सब तिथि आपको भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं। 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया था। अब देखिए यहाँ पर हम आते हैं चांगे 6 मिशन में, जिसकी बात एक्चुअली हम यहाँ पर प्रश्न भी कर रहे हैं। तो इस मिशन का जो संबंध है ये चाइना से है। और इस मिशन के हम मूल उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पर लिखा गया कि चंद्रमा के अंधेरी, रहस्यमय व सुदूर हिस्सों से सैंपल एकत्र करना है। जो चंद्रमा का जो सैंपल है, जो वहाँ पर खास करके मिट्टी वगैरह है, जिस प्रकार की भी चीजें वहाँ पर है, वो खास करके सुदूर प्रांत से, सुदूर जगहों से एकत्र करना है और उसे पृथ्वी पर वापस लाना है ताकि उस पर रिसर्च किया जा सके। ठीक है, किस प्रकार की चीजें वहां पर चंद्रमा पर है उसी को पृथ्वी पर लाकर उस पर रिसर्च किया जा सके, ये मतलब उद्देश्य के साथ इसे लॉन्च किया गया। हालांकि इस तरह का जो मिशन है पहले भी लॉन्च हुआ, लेकिन यहाँ पर एक चीज समझना है कि सुदूर प्रांत से जो खास करके सैंपल लाने का प्रयास है, यह अब तक का जो खास करके मून मिशन रिसर्च है जितने भी देशों का, इसके इतिहास में यह अब तक का यह पहला प्रयास है जब इस तरह का जगहों से लाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले चाइना ने दिसंबर 2020 में चांग 5 मून मिशन लॉन्च किया गया था और इस मिशन के तहत चांद की 1731 ग्राम चट्टाने और मिट्टी को पृथ्वी पर लाया गया था। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझिएगा, ये वो प्रांत नहीं है जिसकी एक्चुअली में हम बात कर रहे हैं। दरअसल अभी तक जितने भी देश गए हैं ये नॉर्थ पोल पर गए हैं भारत के अतिरिक्त। तो खास करके जो साउथ पोल है, जो खास करके दक्षिणी ध्रुव है या फिर इसके आसपास का जो एरिया है वो अंधेरी वाला, मतलब अंधेरा वाला जगह है, वहीं से ये सैंपल एकत्र करना है। फिलहाल यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं चीन की या फिर चाइना की, तो ऐसे में एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि पहली बार चीन ने साल 2004 में अपना चंद्र मिशन या फिर लूनर मिशन लॉन्च किया था। ये सारी बातें आपको ध्यान अवश्य रखना है। देखिए चंद्रयान 3 को लेकर हमने कई बार आपको विस्तृत जानकारी दिया है, वो तमाम बातें भूलिएगा मत। आपके आगामी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ रिसेंटली चंद्रयान 3 मिशन को लेकर एक और प्रश्न निकलकर सामने आता है, जो कि हमने बतलाया था इसी सीरीज में कि चंद्रयान 3 के जितने मतलब खास करके सदस्य हैं मिशन के, इस मिशन के सदस्यों को अमेरिका में अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। ये सारी बातें विस्तृत तौर पर आपको इस सीरीज में बतलाई गई है। और चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, तो पी वीरा मुथुवेल। और इस समय इसरो के चीफ कौन है, एस सोमनाथ। अब यहाँ पर छठा प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार का राजकोषीय घाटा
बीते वित्त वर्ष 2023 से 24 में जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा है? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि ये रहा है 5.63%। हालांकि यहाँ पर कई सारे आंकड़े और भी हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है कि हालिया जारी आंकड़ों के अनुसार सरकार का राजकोषीय घाटा बीते वित्त वर्ष, जो पिछला वित्त वर्ष था 2023 से 24 वाला, इसमें जीडीपी का ये 5.63% रहा है। और वास्तविक रूप से देखा जाए तो राजकोषीय घाटा, जो कि व्यय और राजस्व के बीच का अंतर होता है, ये जो 5.63% की हम बात करें तो इसके तहत कुल आंकड़ों की बात करें तो कुल मिला के 16.53 लाख करोड़ रुपये रहा। ये यहाँ पर ध्यान रखना, वास्तविक तौर पर इतना रुपये का खास करके यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं राजकोषीय घाटा की, वो रहा। अच्छा, यहाँ पर जो ये आपको चार्ट दिख रहा है इसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखिए। जो बात यहाँ पर लिखी गई है, जैसे कि जो फाइनेंशियल ईयर 2022 लिखा गया है, एक तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्त वर्ष 2021-22 की बात कर रहा है, जिसमें जो राजकोषीय घाटा था ये 6.7% था। अच्छा, एक चीज और, पहले मैं वही चीज आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ इसमें कंफ्यूजन होता है। जैसे कि अभी हम जो बात करें, जो सदी चल रही है, जैसे कि मान लीजिए 2000 ईस्वी के बाद ये साल आगे बढ़ रहा है, आने वाला जो मतलब जो साल है इस सदी का वो होगा 2100, मतलब इस सदी के बाद जो आएगा वो 2100 आएगा। तो अभी जो हम लोग 2000 से आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ गया है, 2024 तक। तो यहाँ पर आपको ध्यान होगा, इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, 21वीं सदी कर रहे हैं, ना कि 20वीं सदी। यानी कि ये जो 20 से स्टार्ट हुआ, 20वीं सदी से, यानी कि जो स्टार्ट हुआ जो आगे बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा 21वीं। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अभी वर्तमान में 21वीं सदी चल रहा है। इसको एक प्रकार से आप ऐसे भी समझिए कि जैसे कि अभी जो वर्तमान में वित्त वर्ष चल रहा है, ये चल रहा है 2024-25 वाला। अगर हम कहीं पर वित्त वर्ष सिर्फ और सिर्फ 2024 लिखें तब भी सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो हम 24-25 की बात कर रहे हैं, एक्चुअली 24 से लेकर 25 तक जा रहे हैं। तो कवर कौन सा हो रहा है, वित्त वर्ष 2024 ही कवर हो रहा है। मतलब एक यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ तो वो समझिएगा। जैसे कि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2023 लिखा है, तो इसका अर्थ यहाँ पर हुआ 22 और 23, और ये जो यहाँ पे लिखा गया 24, इसका अर्थ हुआ 23 और 24। और 23 और 24 की ही एक्चुअली हम बात कर रहे हैं, जो कि राजस्व जो या फिर जो राजकोषीय घाटा रहा ये 5.6% रहा है। और इसके अतिरिक्त जो अन्य दो वित्त वर्ष की बात मतलब यहाँ पर आगामी लिखा गया है, ये अनुमान है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है कि हालांकि 1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में 2023 से 24 के संशोधित अनुमान में राजकोषीय घाटा 17.34 लाख करोड़ रुपए, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी का 5.8% रहने का अनुमान लगाया गया था। ये इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, अनुमान था 5.8% ये घाटा होने का, और ये एक्चुअली में रहा कितना, ये 5.63%। तो ये यहाँ पर दोनों तथ्यों को ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद अगला होगा हमारा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में चाइना में आयोजित ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भारत द्वारा जीते गए पदकों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, यहाँ पर जो विकल्प आपको दिए गए हैं, इनमें एक जो विकल्प है भारत ने 12 पदक जीता, यही असत्य है और यही हमारा राइट आंसर होगा। हमें असत्य कथन की पहचान करना था। बाकी यहाँ पर जो 3 नाम आपको दिख रहा है, मनु डीपी, नैना जेम्स, अंकेश चौधरी, इन तीनों ने यहाँ पर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। कुल मिला के हालांकि भारत ने यहाँ पर 7 पदक अपने नाम किया। देखिए, यहाँ पर वही चीजें लिखा गया कि 1 से 2 जून 2024 तक चीनी ताइपे में आयोजित ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भारत ने कुल 7 पदक हासिल किए, और इन 7 पदकों में से 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल था। यानी कि 3 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने अपने नाम किया। और भारतीय पदक विजेता सूची की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पूरा का पूरा कंप्लीट जो लिस्ट है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। देखिए, गोल्ड मेडल की बात करें तो 3 गोल्ड मेडल जो भारत को मिला, मनु डीपी, नैना जेम्स और अंकेश चौधरी, और किस वर्ग में किस कैटेगरी में मिला वो यहाँ पर हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। इन सारी चीजों को हल्के में बिल्कुल नहीं लीजिएगा। 1-2 प्रश्न खेल से संबंधित इस तरह के निश्चित पूछे जाते हैं। और इसके अतिरिक्त जो अन्य तीन नाम है, सोमनाथ चौहान, देव मीना और नित्या रामराज, जो कि इन्होंने सिल्वर मेडल यहाँ पर अपने नाम किया, और विस्मया वीके जो कि इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये यहाँ पर याद रखने योग्य है, याद आप लोग रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न है, विदेश मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में किन्हें हाल ही में फिलीपींस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है हर्ष कुमार जैन, जिन्हें अभी हाल ही में फिलीपींस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है।
आपको बता दूं कि हाल ही में 30 मई 2024 को विदेश मंत्रालय द्वारा हर्ष कुमार जैन को फिलीपींस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। इन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि वे अब तक यूक्रेन में भारतीय राजदूत के तौर पर कार्यरत थे और उन्होंने 1993 में यानी कि 1993 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी कि आईएफएस सर्विस से ज्वाइन किया था। बात यहाँ पर किनकी हो रही है? तो हर्ष कुमार जैन की। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त रिसेंटली हमने 2-3 जानकारी खास करके राजदूत को लेकर दिया है। एक नाम आपको यहाँ पर दिख रहा है, सीताराम मीना, जो कि हाल ही में मार्च 2024 महीने में नाइजर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। आप यहाँ पर सीताराम मीना को इस तस्वीर में देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त 2 अन्य नाम है, एक तो है विनय कुमार जो कि रूस में, तथा अभय ठाकुर जो कि अभी हाल ही में म्यांमार में। दोनों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हाल ही में ये म्यांमार में भारत के राजदूत बने हैं और साथ ही साथ ये जो यहाँ पर अभय ठाकुर की बात करें तो म्यांमार में, विनय कुमार की बात करें तो रशिया में ये भारतीय राजदूत बने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर नवा प्रश्न हो जाएगा कि हाल ही में 31 मई 2024 को मनाए गए विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 के अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय किन्हें निम्न में से किन्हें तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? तो इनका नाम क्या है? विकल्प नंबर बी, पीवी सिंधु इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना, 2024 में भी ये मनाया गया है। हालांकि इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसको मनाने का जो उद्देश्य है, ये तंबाकू के उपयोग के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना, ये इसका मूल उद्देश्य है, जिसको लेकर ये प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए 2024 का जो इसका निर्धारित विषय या फिर जो थीम है, तो ये तंबाकू उद्योग हस्तक्षेप से बच्चों की सुरक्षा, ये इसका निर्धारित थीम है। अब यहाँ पर आगे कुछ जानकारी और भी हमने लिखा है कि इस अवसर पर भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया रिसेंटली, और इस कार्यक्रम में छोटे बच्चों और युवाओं को सभी रूपों से तंबाकू से दूर रहने के लिए प्रेरित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया। किसके द्वारा नामित किया गया? तो ये बात यहाँ पर आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अच्छा, पीवी सिंधु बहुत चर्चित हस्ती है, बैडमिंटन खिलाड़ी है। इनके बारे में कुछ बातें ध्यान रखिए। पीवी सिंधु मूल रूप से हैदराबाद की रहने वाली है। वे टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में महिला एकल में कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल हासिल की थी। आप सभी को मालूम होगा टोक्यो 2020 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हो जाता है, बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यहाँ से प्रश्न बनना स्वाभाविक है और हालांकि पूछे भी गए हैं, ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे। अगला होगा हमारा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हालिया जारी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये अमेरिका का हवाई अड्डा है, इसका नाम है हर्ट्सफील्ड जैक्सन एयरपोर्ट, जो कि आपको ध्यान रखना विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। देखिए, विश्व के जो 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट हैं वो कंप्लीट सूची यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये टॉप 10 की सूची है। अच्छा, यहाँ पर एक से आप लोग काउंट कर लीजिएगा। एक तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए टॉप 3 में कौन कौन से हैं, जो कि हर्टफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमेरिका, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा संयुक्त अरब अमीरात, और साथ ही डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमेरिका, ये 3 टॉप में है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखना है कि अधिकतर में आपको अमेरिका ही दिख रहा है। इसमें मैं आपको थोड़ा बता दूं कि टॉप 10 में कितने मतलब कि अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है या फिर एयरपोर्ट है। एक यहाँ पर एक हो गया, 2, 3, फिर उसके बाद 4, 5, 6, 7। ये 7 जो नाम आपको दिख रहा है, एक बार मैं पुनः दोहरा दूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। टॉप 10 में जो 7 हवाई अड्डे हैं, वो जो खास करके व्यस्त हवाई अड्डों की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में ये 7 अमेरिका के हैं। बाकी जो रिमेनिंग जो 3 हो जाते बचते हैं वो है यूनाइटेड किंगडम, जापान और तुर्की के। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे। अगला होगा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि कौन है या फिर कौन थी, जो कि 35 साल से अधिक की भारतीय विदेश सेवा के बाद हाल ही में सेवानिवृत्त हुए, जिसकी घोषणा हाल ही में उन्होंने किया है। तो इनका नाम क्या है? विकल्प नंबर डी यानी कि रुचिरा कंबोज।
विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये मिस हुआ है। इसका जो राइट आंसर होगा, जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो अस्थायी प्रतिनिधि थी या फिर संयुक्त राष्ट्र में जो भारत की दूत थी, वो थी रुचिरा कंबोज। ये यहाँ पर ध्यान रखिए, विकल्प नंबर डी ही इसका राइट आंसर है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने, एक तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, अस्थायी प्रतिनिधि, अगर यहीं पर अगर प्रयोग किया जाए दूत, तो वैसे में भी आप रुचिरा कंबोज ही ध्यान रखेंगे। 1 जून 2024 को अपनी सेवानिवृत्ति की इन्होंने घोषणा की थी। इसके साथ ही 35 साल से अधिक, तकरीबन 37 साल मान के चलिए, 37 साल से लगभग 37 साल के लंबे भारतीय विदेश सेवा का जो उनका कार्यकाल है, वो खास करके अंत हो गया। रुचिरा कंबोज 1987 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए थे और साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि वह संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत का प्रतिष्ठित पद संभालने वाली पहली महिला थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से आपके लिए हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए अगला, अच्छा एक जानकारी मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज रिसेंटली शुरू हुआ है, एक एक्सपेक्टेड प्रश्नों की श्रृंखला है। आप लोग इसे टॉपिक स्टडी के अंतर्गत जाके देख सकते हैं, करंट अफेयर्स से टेस्ट सीरीज के तहत। और एक पीडीएफ रिसेंटली जारी हुआ है 2023 का करंट अफेयर्स का, ये वार्षिकांक संस्करण है, ये बिहार स्पेशल है। ये महज 30 रुपये में आप सभी के लिए उपलब्ध है। हालांकि आप लोग जो खास करके एप्लीकेशन पे मेंबरशिप लिए हुए हैं, तो वहां पर अपने कोर्स के तहत जाएंगे, मंथली करंट अफेयर्स 2024 के तहत, मंथली नहीं बल्कि ईयरली करंट अफेयर्स 2024 के तहत इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट कर लीजिएगा। निश्चित तौर पर ये बहुत फायदेमंद आपके लिए रहने वाला है। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने हाल ही में अपनी स्कूली पाठ्य पुस्तकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकीकृत करके एक पहल की शुरुआत की है। देखिए, इसका जो राइट आंसर यह है विकल्प नंबर ए। आने वाला जो युग है, आने वाला जो समय है, खास करके अब से ये तो शुरू हो ही चुका है। ये एआई का जमाना है और बहुत सारी घोषणाएं हो रही है, होती जाती है। और रिसेंटली एक जानकारी हमने ये भी आपको दिया था कि अभी हाल ही में को पायलट जो खबरों में था, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक एआई खास करके कंप्यूटर है, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब यहाँ पर आ चुके हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में पहली बार आयोजित फुटबॉल लीग, बिहार स्टेट यूथ लीग 2024 का खिताब अंडर 15 और अंडर 17 दोनों वर्गों में किस टीम ने अपने नाम किया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएंगे, हमें बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग इच्छुक हैं इस कोर्स को ज्वाइन करने के, आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। नए स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, जब आप एप्लीकेशन को पहली बार डाउनलोड करेंगे तो ये प्रोमो कोड को अप्लाई कीजिएगा। ये जो कूपन कोड आपको दिख रहा है NEW, और यहाँ पर आपको अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाएगा। जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, जब आप इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे, जो महज 299 रुपये में हमारे तमाम स्टडी मटेरियल का भरपूर लाभ उठा पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।